11th क्लास मैथमेटिक्स और 11th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो डिस्कस कर रहे थे सेट्स यानी समुच्चय। इसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ये सारे हम कंप्लीट देख चुके थे। सब सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, ये हमने सारे देख लिए थे। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो वेन आरेख। इससे पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। जैसे हमारे पास कुछ संक्रियाएं होती है, दो नंबरों को जोड़ दिया जाता है, दो नंबरों को एक नंबर में से दूसरा नंबर घटा दिया जाता है, या फिर ऐसा बोलूं पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ गुणा कर दिया जाता है, भाग लगा दिया जाता है। अब ये जो संक्रियाएं होती है, ये जो संक्रियाएं होती है हमने सारी की सारी सीखी है। एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में संक्रिया लगाई जाती है। सेम उसी प्रकार से अब हम सीखेंगे जो हमारे पास समुच्चय है, जो हम सेट्स पढ़ रहे हैं, उन सेट्स के मध्य भी कुछ एक संक्रियाएं लगाई जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वेन आरेख। वेन आरेख की जो डेफिनेशन है एकदम छोटी सी डेफिनेशन है, एकदम छोटी साधारण भाषा में आपके पास लिखी हुई है कि समुच्चयों के बीच जो अधिकांश संबंध होते हैं, एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन है, उनको अधिकांश किसी ना किसी आरेख के द्वारा बताया जाता है, और वही आरेख हमारे पास में वेन आरेख कहलाते हैं। इतना हमने लिख दिया। अब देखिए वेन आरेख में जो है वो किस प्रकार से डिनोट किए जाएंगे। देखिए इन आरेखों में मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास में जो आरेख बनाए जाते हैं, उन आरेखों में बनाया क्या जाता है, इन आरेखों में होता क्या क्या है। आरेख बनाने, इन आरेखों में या तो आयत होते हैं, आयत तथा बंद वक्र होते हैं, या तो आयत होते हैं या बंद वक्र होते हैं। वक्र का मतलब हमारे पास हो गया अधिकांश जो है हमारे पास में क्या होंगे, वृत्त ही होंगे। अधिकांशतः हमारे पास में जो है वृत्त यानी सर्किल ही होते हैं। अभी हम समझेंगे कि हमने जो कुछ चीज लिखी है वो हमारे पास में वास्तव में मैथमेटिकल में काम में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखी जाएगी, हमें किस प्रकार से इसको जो है वो याद रखना है। देखिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ में जो संबंध है उनको वेन डायग्राम के द्वारा बताया जाता है। ये जो वेन डायग्राम है ये जॉन वेन ने दिया था, इसलिए इनका नाम भी वेन डायग्राम ही रखा गया है। एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से रिलेशन बताने के लिए जिस डायग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिस हमारे पास आरेख का प्रयोग किया जाता है, उसको वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख को या तो आयत के द्वारा, आयत तथा बंद वक्र के द्वारा बताया जाता है। इन बंद वक्रों में हमारे पास में अधिकांश तो क्या होते हैं, वृत्त होते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में इलिप्स भी हो सकते हैं। कंपल्सरी नहीं कि सर्किल ही हो, अधिकांश हमारे पास सर्किल होते हैं, पर डिजाइन हमारे पास में दूसरे वाली भी पॉसिबल हो सकती है। देखिए अब हम आगे देखते हैं इसे। आगे की अगर बात करें तो यहां हमारे पास आयत क्या बताता है और वक्र या वृत्त जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं, देखिए हम लिख देते हैं यहां पर, किसी यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय, किसी सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा, आयत यानी रेक्टेंगल, तथा उप समुच्चयों को तथा उसके उप समुच्चय यानी सबसेट्स, उसके उप समुच्चयों यानी सबसेट्स को वक्र यानी कि वृत्त द्वारा
दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता। तो मैंने जो चीज लिखी है अब मैं उसको एकदम अच्छी प्रकार से एक डेफिनेशन की सहायता से समझता हूं। मैंने आपको बताया कोई भी यूनिवर्सल सेट है उसको तो एक आयत के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पर एक कोई हमारे पास में रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये हमारे पास में कोई भी एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ भी हमारे पास में एलिमेंट जो है वो लिखे गए हैं। ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है हमारे पास में। यूनिवर्सल सेट या जो भी सेट है उसका सिंबल या कोने में बनाओ या फिर आप बाहर की ओर बना सकते हो। अब देखो मैंने एक सेट लिया, माना कि मेरे पास में कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास में कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय है। ओके, अब मुझे देखना है कि कौन से सेट जो है अब इसका सबसेट ले आना है जो वक्र द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में ये कोई जो भाग है वह वृत्ताकार भाग है। कैसा भाग है? वृत्ताकार भाग है। यदि मैं भी एक ऐसा सेट ले लूं जिसमें आ जाएगा मेरे पास में 2 3 6 7, क्या बोला? किसी सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल यानी एक आयत के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तथा उसके उप समुच्चय यानी उसका सबसेट जो है उसको वक्र द्वारा या किसी वृत्ताकार भाग द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास में जो टोटल है ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ये इसके अंदर कोई भी सबसेट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बी जो है वो सबसेट है हमारे पास में किसका? इस यू का। यानी हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है उसका हमारे पास में सबसेट है। ओके, अब मैं एक ऐसा सेट लेता हूं, ये बी है, उसका कुछ नाम ए दे देता हूं। ए मेरे पास में कोई भी ऐसा सेट है, कोई भी इनमें से हो सकता है। मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, केवल को और केवल 3 और 6। अब ये जो है हमारे पास में जब 3 और 6 को इकट्ठा किया जाएगा तो ये मेरे पास में अब की बार केवल वक्र है। मेरे पास में केवल जो है इस प्रकार के भाग बने, वृत्त जो सर्किल है वो बने या ना बने वो कंपल्सरी नहीं है। अधिकांश यानी मोस्ट ऑफली हमारे पास में सर्किल बनता है पर हर बार बने ऐसा आवश्यक नहीं होता है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट और ये दोनों इसके सब सेट होते हैं। पहले जो है आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद में हम आगे वाली बात पे ध्यान करते हैं। समुच्चयों के ऊपर कुछ संक्रियाएं लगाई जाती है, जैसे अभी हमने बोला कि नंबरों के ऊपर भी संक्रियाएं लगाई जाती है। उस प्रकार जो सेट्स है उनके ऊपर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन लगाने किस प्रकार के होंगे वो सारा देखते हैं। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अब हमने लिखा है समुच्चयों पर जो संक्रियाएं लगानी है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वो क्या होंगे? पहला है हमारे पास समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन होता है जैसे यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास में? इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी, एक सेट ए एक सेट बी, ए में भी कुछ एलिमेंट है बी में भी कुछ एलिमेंट है, इन दोनों का जो यूनियन है वो हमारे पास में ऐसा लिया जाएगा जिसमें ए के भी सारे अवयव विद्यमान हो, बी के भी सारे अवयव विद्यमान हो, परंतु किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे डेफिनेशन हो जाएगी मेरे पास में, माना ए व बी दो समुच्चय है, ए तथा बी दोनों क्या है? दो समुच्चय है। तब ए व बी कौन कौन से की बात की जा रही है? ए तथा बी, इन दोनों समुच्चयों की बात की जा रही है। तब ए व बी समुच्चयों, ए व बी
समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन की बात हो रही है। ए व बी का सम्मिलन, इसका जो यूनियन है वो आसानी से नाम जो है याद रहता है। इसका जो यूनियन है तब ए व बी समुच्चयों का यूनियन वह समुच्चय होगा, वह समुच्चय होगा जिसमें ए के सभी अवयव तथा बी के भी सभी अवयव उपस्थित हो, विद्यमान हो, प्रेजेंट हो। जबकि किसी भी उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ एलिमेंट की पुनरावृत्ति यानी जो हमारे पास रिपीटेशन है वह नहीं होना चाहिए। इसे इस प्रकार बड़ा यू यूनियन से दर्शाया जाता है। ये इसका सिंबल है, इसका प्रतीक है, दर्शाया जाता है। अब देखिए मैंने जो चीज लिखी है उसको मैं एकदम सीधा साधा एक मैथमेटिकल एक एग्जाम्पल के रूप से बहुत ही अच्छी प्रकार से हम समझते हैं। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए एग्जाम्पल में मैं आपके लिए दो सेट ले लेता हूँ। इन दोनों सेट में मेरे पास कोई एक सेट यानी कोई एक समुच्चय है मेरे पास, माना समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6 और 8। ये मेरे पास में कोई एक सेट कोई एक समुच्चय ए दिया हुआ है, तथा दूसरा जो समुच्चय है उसमें कुछ ऐसा 6, 8, 10 और 12 और हमें पूछा है ए यूनियन बी ज्ञात करो। ए और बी का सम्मिलन यानी उन दोनों का यूनियन ज्ञात करना है। अब डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, दो हमारे पास समुच्चय है तो उन दोनों का जो यूनियन है वह ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के भी सारे अवयव हो, बी के भी सारे अवयव होने चाहिए। जैसे ए यूनियन बी बराबर ए के सारे अवयव यानी 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बी के भी सारे अवयव होने चाहिए 6, 8, 10 और 12। ए तथा बी दोनों के सभी जो अवयव है वह इसमें प्रेजेंट है, परंतु एक चीज यहां और लिखी जाइए कि किसी भी उभयनिष्ठ अवयव की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए तो यहां देखिए मैंने जो कुछ लिखा है 2, 4, 6, 8 तो यहां तक आ गया, 6 और 8 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो एक ही चीज 2 बार नहीं लिखी जाएगी। ये हमारे पास में क्या होता है, ए यूनियन बी। इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी। अगर हिंदी में बात की जाए ए सम्मिलन बी, हिंदी वाला सम्मिलन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इसलिए ये थोड़ा इजी वे में ए यूनियन बी। ये हमारे पास जो लिखा, एक ऐसा ही एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ऐसा एग्जांपल है जिसमें हमारे पास में 2 सेट्स दिए गए हैं। पहला जो सेट है मैं मान लेता हूं कि मेरे पास पहला कोई सेट है, उसमें तो ऐसे लिखे गए हैं जिसमें कि x एक ऐसा चीज है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक
वोवेल यानी स्वर है। ये हमारे पास कोई भी सेट ए दिया हुआ है। एक दूसरा सेट और ले लेता हूं मैं बी, जिसमें मैं मान लेता हूं ए, आई और ई। कोई भी तीन मैंने इसमें क्या ले लिए, स्वर ले लिए। अब मुझे पूछा कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। मुझे पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का मतलब क्या है। पहले मैं ए का मान लिख लेता हूं दूसरी भाषा में। देखिए मैं इसको रोस्टर रूप में लिख लेता हूं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 13 लिखा हुआ है, यदि समुच्चय ए बराबर ए, ई, आई, ओ, यू अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि, और बी भी ए, आई, ई है तो इन दोनों का यूनियन आपको बताना है। इन दोनों का सम्मिलन क्या होगा वह बताना है। तो मैं लिख देता हूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास में लिखा हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो सारे के सारे पहले मैं लिख देता हूं ए के एलिमेंट। अब बी के एलिमेंट लिखने हैं, उससे पहले मुझे देखने पर पता चला कि ए मैंने लिख दिया, आई भी लिख दिया, ई भी लिख दिया। यानी इस प्रश्न को एक और प्रकार से भी पूछा जा सकता है। वह प्रकार कौन सा होगा वो समझिए। प्रश्न ऐसे भी लिखा जा सकता था, यदि ए बराबर ऐसा कुछ है, बी बराबर ऐसा कुछ है तो सिद्ध कीजिए कि, यानी कि टू प्रूव, सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ऐसा पूछो चाहे ए यूनियन बी पूछो, हमें हमारा चीज जो वैल्यू है वो आसानी से समझ में आ रही है। यहां पर मेरे पास ए यूनियन बी का जो ये वैल्यू आई, इसके बराबर में ए लिख दूंगा। ये हमने ये वाली चीज जो है ये प्रूव करके यहां बताई है। आपको ये क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है। इनके अलावा कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए। उससे पहले वीडियो को पॉज करके लिखना ना भूले, प्रत्येक चीज को बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 14। उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपल्सरी नहीं हमने नाम वही लिखे हो, नाम कोई भी हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में एक सेट है ए, जिसमें मेरे पास में लिखा गया है राम, मोहन, श्याम। तीन नाम लिखे हुए हैं और ये मेरे पास रोस्ट रूप में लिखा गया है। या फिर इसकी जगह ऐसा भी बोला जा सकता है, समुच्चय ए इस प्रकार का है कि इसमें राम, मोहन और श्याम जो है वे तीनों एक कोई गेम खेलते हैं। जैसे ये तीनों के तीनों मान लिया क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई एक गेम का नाम लिख दिया। ये तीनों ही कैंडिडेट क्रिकेट के प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट हमारा दूसरा जो सेट है वो इस प्रकार से होगा, जिसमें लिखा गया है राम, मोहन और श्याम आ गया। इसमें हमारे पास एक तो है घनश्याम, ठीक है। दूसरा और कोई नाम लिख दो, जैसे ये मैंने लिख दिया सुरेंद्र, और कुछ लिख दिया, ये लिख दिया राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, गोविंद, सारे श्री कृष्ण के नाम है। ये भी आ गया। अब जितने हैं इनमें एक नाम और ऐड कर देता हूं मैं, श्याम। एक नाम मैंने और ऐड करके, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। ये चारों के चारों जो खिलाड़ी है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ये 3 खिलाड़ी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ये 4 खिलाड़ी हॉकी खेलना पसंद करते हैं। हमें पूछा ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो ए यूनियन बी, ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है। तब हमारे पास सारे के सारे नाम आ जाएंगे। राम आ चुका, ये मोहन आ चुका,
उसके बाद में श्याम भी है, ये घनश्याम है। उसके बाद में भी कौन कौन है हमारे पास में, सुरेंद्र है, गोविंद है। ये ऐसे नाम आ गए। ये श्याम नाम में पहले एक बार लिख चुका हूं, इसलिए मैंने वापस रिपीट नहीं किया। ये ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है। मैंने क्या बोला था, वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर इसको वेन डायग्राम में बनाऊं तो समझिए, इस प्रश्न को कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, और इस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी आप समझ लीजिए। कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा, ए हमारे पास कोई सेट है, बी कोई सेट है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट तथा हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई खिलाड़ी है क्या जो दोनों में हमारे पास कॉमन है, दोनों में हमारे पास उभयनिष्ठ है, श्याम। तो श्याम एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है इन दोनों सेट्स में से जो हॉकी भी खेलता है तथा क्रिकेट भी खेलता है, दोनों का प्लेयर है। अब पूछा टोटल खिलाड़ी कौन कौन से, तो टोटल खिलाड़ी हम देखिए कौन कौन से नाम लिखते हैं हम यहाँ सारे के सारे। एक हमारे पास कौन सा, मैं ऐसा बना दूं डायरेक्ट ही, एक सिंपल सा मेथड देखिए, ये वो सारे आगे इसमें जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इसमें वो सारे आगे जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, दोनों आगे। इसमें कुछ क्षेत्र जो है वो कॉमन आया है। क्यों आया है, क्योंकि एक दो कैंडिडेट ऐसा भी है जो क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वाला। तो ये जो इसको मैंने शेडेड किया है, छायांकित किया है, ये हमारे पास में ए था, ये बी था, और ये पूरा जो है हमारे पास ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप इसको ए से बी बना सकते थे, ये वाला। हमारे पास में ए, हमारे पास में बी, इसको आप नहीं बनाओ और डायरेक्ट अगर आप ऐसा बना दो तो भी हमारे पास उसका मतलब वही होता है। ये ए यूनियन बी की वैल्यू है, जिसको हमने छायांकित किया है, वो मान किसका है, ए और बी के सम्मिलन की वैल्यू है हमारे पास में। तो ये अब तक हमने क्या देखा, पहला रूल था किसका, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स का पहला रूल हमने देखा था। कौन सा, उनका सबसेट ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, यूनियन ऑफ सेट। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। अब हम इसमें भी कुछ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इनके कुछ एक अब देखेंगे गुणधर्म। इनके जो है हमारे पास समुच्चयों पर संक्रियाओं की बात की जा रही थी, यूनियन ऑफ सेट्स की बात की जा रही थी। यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ एक प्रॉपर्टीज है, कुछ एक गुणधर्म है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। इन प्रश्नों में आपको ऐसा भी बोला जा सकता है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, आप यहां समझ पा रहे होंगे। ए यूनियन बी का मतलब है या तो खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है, या खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, या खिलाड़ी दोनों में से कोई गेम खेलता है, या दोनों ही गेम खेलता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसका मतलब है या तो खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, या तो खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, या हॉकी खेलता है, हॉकी खेलता है, या दोनों ही खेल खेलना पसंद करता है। या तो क्रिकेट पसंद करता है, या हॉकी पसंद करता है, या दोनों ही पसंद करता है। उसमें ये सारे इंक्लूड हो चुके हैं ए यूनियन बी में। अब हम बात करते हैं इनके जो प्रॉपर्टीज है, जो इनके गुणधर्म है, उनके बारे में। पहला गुणधर्म क्या कहता है, देखिए। अब हम बात कर रहे हैं जो यूनियन है, जो हमारे पास सम्मिलन लिखा है, उस सम्मिलन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है।
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, बात सेम ही है। इसको एक छोटे से उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, मेरे पास में ए कोई सेट है जिसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, बी कोई सेट है जिसमें हमारे पास में 2 और 3 लिखा हुआ है। अगर मुझे पूछा जाए आंसर में ए यूनियन बी ज्ञात करो, चाहे मुझसे पूछा जाए चाहे आप में से किसी एक से पूछा जाए, तो आंसर सबका ही होगा कि ऐसा सेट लेना है जिसमें इन दोनों के सभी अवयव जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, अगर इसकी बजाय मुझे ऐसा पूछ लिया गया होता बी यूनियन ए, इसका मतलब भी तो यही हुआ कि दोनों में उपस्थित अवयव जो है वो सारे लेने हैं। तो इसका मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम ही चीज होती है। यहाँ एक नियम लगता है, कौन सा नियम है? देखिए, नियम लगता है कम्युनिटी लॉ, कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता, ये कर्म विनिमयता क्या होती है? आई थिंक आप अच्छी प्रकार से इससे परिचित होंगे। कर्म विनिमयता का नियम, लॉ ऑफ कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मेरे पास में अब की बार तो 2 लिखे गए थे, सेम इसी मेथड से मेरे पास में 3 सेट लिखे गए हों। जैसे एक कोई सेट जिसमें ए तथा बी लिखा गया है, दूसरा सेट है मेरे पास में जिसमें बी सी और डी लिखा गया है, तीसरा सेट है जिसमें मेरे पास में क्या लिखा हुआ है? ई एंड एफ। ओके, मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ए तो एज इट इज रहेगा और इसका यूनियन लेना है। ए की जगह ए लिख देता हूं, ए बी। ओके, अब इसका यूनियन लेना है। किसमें यूनियन लेना है? यहां मेरे पास एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी सी डी, यानी यूनियन किसका? ये बी आ गया, बी यूनियन सी। सी का मतलब ई और एफ हमारे पास में लिखे जाएंगे। ई और एफ भी हमने लिख दिए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए ए बी, यानी जो हमारे पास में सेट ए था वो तो बाहर जिस रूप में था उसी रूप में लिखा हुआ है। अंदर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? अंदर वाला मेरे पास एक ही सेट बन जाएगा। इसमें क्या क्या आ रहा है? बी इधर है लिखा, सी है लिखा, डी लिखो, ई लिखो, एफ ये हमने लिख दिया। अब इनको भी इंक्लूड कर देंगे साथ में, ए बी सी डी ई एफ। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो मेरे पास इस प्रकार का एक सेट प्राप्त हुआ। अगर यही मेरे पास में सेट प्राप्त हो जाए कहां पर? राइट हैंड साइड में। पहले मैं ए और बी का यूनियन लेता हूं। इन दोनों का जब यूनियन लिया जाएगा ए यूनियन बी, तब मेरे पास में क्या आ जाएगा? ए बी सी डी। अब ए यूनियन बी जो आया है, ये हमारे पास जो सेट आया, इस सेट को इसके साथ यूनियन बनाना है तो आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ। दोनों इक्वल इक्वल है तो ये भी हमारे पास नियम जो है वो कन्फर्म हुआ। ये नियम कौन सा है? लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। कौन सा है? साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम, ये दूसरा नियम हुआ हमारे पास में। तीसरा, यदि कोई एक सेट ए है उसका यूनियन लिया जाए फाई के साथ, एक साइड में फाई जो एम्प्टी सेट है, दूसरे साइड में कोई अदर सेट है, उन दोनों का यूनियन किया जाए, दोनों को कंबाइंड किया जाए, तब हमें पता है केवल वही सेट आएगा जो सेट ए है, क्योंकि जो बी है वो तो एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए ये हमारे पास आ गया। ये रहा। हमने क्या सीखा है? तत्समक, यानी जो जीरो है हमारे पास में वो प्रत्येक संख्या के लिए योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम आपने अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे। यहां इसके लिए नियम लग रहा है कौन सा? तत्समकता का नियम, लॉ ऑफ आइडेंटिटीज। हमारे पास में ये तत्समकता का नियम। नेक्स्ट, अब लिखा है ए यूनियन ए। क्या लिखा है? ए यूनियन ए। प्रत्येक नंबर, प्रत्येक सेट
अपने आप का सेट, जैसे इधर भी 1 2 इधर भी 1 2, इनका जब यूनियन बनाया जाएगा तब तो सेम ही चीज आएगी, क्योंकि एक ही चीज को रिपीट करने का कोई सार नहीं होता है। तो यहां होता है ये वर्ग तत्समक, वर्ग तत्समक का नियम। नेक्स्ट हमारे पास यह है, यदि मेरे पास में कोई भी यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास में कोई भी हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है, उसका किसी अदर सेट के साथ में हमारे पास में उसके किसी सब सेट के साथ यूनियन लिया जाए, तब हमारे पास केवल यूनिवर्सल सेट आता है। और इसको क्या कहते हैं, यू का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यू का नियम। ये वर्ग तत्समक बोलो या इसका रियल नाम होता है वर्ग सम, वर्ग सम लॉ नियम। इस प्रकार आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा, जो सम्मिलन के जो क्या देखे थे स्टार्टिंग में, पहला पॉइंट देखा था कौन सा, सबसे पहले यूनियन की बात की जा रही है, सम्मिलन का नियम। सम्मिलन का नियम जो पहला पॉइंट है हमारा यही कंप्लीट होता है। उसके बाद में सेकंड नियम भी हमारे पास में आएगा इंटरसेक्शन के लिए, उसके बाद में थर्ड नियम भी आएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार गजब के वीडियो के साथ। उसमें हम इससे आगे वाले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इंटरसेक्शन वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।